स्वाध्याय चल रहा है इकिगाई बुक का। दीर्घायु, तंदुरुस्त और आनंदित जीवन का जापानी रहस्य हम जान रहे हैं। इसके लेखक हैं हेक्टर गार्सिया फ्रांसिस मिरेलस। तो ये अब केस स्टडी बता रहे थे, जो उन्होंने केस स्टडी किया है फ्रंकल ने, उसके बारे में। कल एक केस स्टडी हमने देखी थी जो उनके खुद के ऊपर थी। दूसरी है अमेरिकन राजनीतिज्ञ। उत्तरी अमेरिका में से एक राजनीतिज्ञ फ्रंकल से सलाह लेने के लिए आए थे। अमेरिका में वह पहले से ही मनोचिकित्सकों की सलाह ले रहे थे, मतलब वो पहले से ही मनोचिकित्सकों के संपर्क में थे और उनसे सलाह ले रहे थे। फ्रंकल ने उनसे एक मूलभूत सवाल पूछा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मनोचिकित्सकों की राय लेनी चाहिए? तब उन्होंने बताया, हमारे नियम और परराष्ट्र नीति मुझे मंजूर नहीं है, लेकिन सरकार का सदस्य होने के कारण मुझे इन नीतियों का पालन करना पड़ता है। वह जिस भी मनोचिकित्सक के पास जाते थे वह यही कहता था कि उनका अपने पिताजी के साथ जो मन मुटाव है उसे दूर करें और वैचारिक भिन्नता होते हुए भी ऐसा बर्ताव करें जैसे दोनों एक ही विचारधारा के हैं। तो जो जो भी मनोचिकित्सक के पास वो जाते थे तो वो उनसे ये कहते थे कि आपके और आपके पिताजी के बीच में जो मन मुटाव है उसको आप दूर कर लें और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करें कि जैसे आप दोनों के विचार मिलते हैं, दोनों ही एक ही विचारधारा के हैं। सभी ने उनको यही राय दी, लेकिन कई साल कोशिश करने के बाद भी वह उस राय को अमल में नहीं ला सके। फ्रंकल ने उन्हें बताया कि उनकी परेशानी राजनीतिक मतभेदों की वजह से नहीं है, बल्कि उनको उनकी मर्जी के खिलाफ इस क्षेत्र में काम करना पड़ रहा है, इस बात से उन्हें परेशानी है। तो फ्रंकल ने उन्हें बता दिया कि उन्हें किसी और चीजों से परेशानी नहीं है, केवल इससे कि जो जो काम करने का उनका मन नहीं है वो काम वो करना, उन्हें वह काम करना पड़ रहा है। कुछ सालों बाद फ्रंकल को एक नेता से पता चला कि वह राजनीतिज्ञ अब किसी दूसरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनकी सभी परेशानियां दूर हो गई हैं। वह किसी भी इलाज के बिना अपना जीवन खुशी से जी रहे हैं। फ्रंकल की राय में उस राजनेता को मानसोपचार की जरूरत नहीं थी। असल में उन्हें मानसिक रूप से बीमार समझने की भी जरूरत नहीं थी। वह तो अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश में थे। जब उनको उनके जीवन का असली मकसद, असली उद्देश्य मिला तो अपने आप ही वह ज्यादा आनंददायक जीवन जीने लगे। तो यही है कि अगर आपको अपने मनपसंद काम मिल जाता है तो अपने आप ही संतुष्टि मिलने लगती। केस स्टडी 3, आत्महत्या की कोशिश करने वाली माँ। एक माँ जिसका 11 साल का लड़का दुनिया छोड़कर चला गया था, फ्रंकल के क्लिनिक में अपना इलाज करवाने के लिए आई। उसका दूसरा लड़का जन्म से ही लकवाग्रस्त था, मतलब एक दुनिया छोड़ के चला गया था और दूसरा लकवाग्रस्त था। उसने उस बेटे के साथ अपने आप को भी खत्म करने की कोशिश की थी। अपने बच्चे की तकलीफ दूर करने के लिए और अपने आप को खत्म करने के लिए उसने आत्महत्या की कोशिश की। लेकिन उस लड़के को ऐसा लग रहा था कि उसके जीवन का कोई उद्देश्य है और वह जिंदा रहना चाहता है। लेकिन अगर उसकी माँ ने उसे मार डाला तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। उस महिला ने अपनी यह समस्या चर्चा सत्र में सभी के सामने रखी। जब सत्र चल रहा था उन्होंने अपनी समस्या रखी। उसकी मदद करने के लिए फ्रंकल ने एक दूसरी महिला को स्टेज पर बुलाया और उसे ऐसी कल्पना करने के लिए कहा कि वह बूढ़ी हो चुकी है और जीवन की आखिरी सांस गिन रही है। उसके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं है। उसे ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ होने के बाद भी जीवन व्यर्थ हो गया है। जब यही प्रयोग आत्महत्या की कोशिश करने वाली महिला को करने के लिए कहा,
गया तो उसे लगा कि और कुछ हो ना हो, लेकिन मेरे पास मेरा बेटा है, यही बहुत बड़ी बात है। बेटा होने की वजह से मैं बाकी कई सारे लोगों को से ज्यादा भाग्यशाली हूँ। जब उन्होंने देखा स्टेज पे दूसरी महिला को अभिनय करते हुए, तब जब वही अभिनय उनसे कराया, तब उनको ये बात समझ में आई कि मेरे पास कुछ हो ना हो, लेकिन जीने का एक उद्देश्य मेरा बेटा तो है, इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ। मुझे अपने लकवाग्रस्त बेटे को अच्छा जीवन देने का मौका मिला है, और मैं अपने जीवन को भी खुशहाल बना सकती हूँ। इस मौके की वजह से मैं अपने जीवन को पूर्णतः दे सकती हूँ। मेरे पास जो मौका है उसे मैं सही सिद्ध कर सकती हूँ। इस प्रकार सिर्फ एक कल्पना की मदद से अपने जीवन के बारे में सोचकर देखने से उसे उसके जीवन का मकसद पता चला, और एक ऐसा लक्ष्य भी मिला जिसके बारे में वह अभी तक सजग नहीं थी। केस स्टडी 4। दुख से पीड़ित डॉक्टर। एक बार एक वयस्क डॉक्टर फ्रंकल से थेरेपी लेने के लिए आए। 2 साल पहले ही उनकी प्यारी पत्नी का देहांत हो गया था, जिस वजह से वह काफी दुखी थे। इस निराशा से बाहर आने के लिए कोई इलाज तलाशने के लिए आए थे। उन्हें कोई भी सलाह देने और यह जानने के से पहले कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं, फ्रंकल ने उनसे पूछा, मान लो तुम्हारी पत्नी की जगह तुम्हारी खुद की मृत्यु हो गई होती तो? डॉक्टर ने कहा, मेरी पत्नी तो काफी सीधी थी, उसे काफी यातनाएं झेलनी पड़ती, काफी पीड़ाएं सहन करनी पड़ती। यह सुनकर फ्रंकल ने कहा, देखा डॉक्टर, आप कितने महान हैं। आपने अपनी पत्नी को उन सभी तकलीफों से बचाया है। आप खुद दुख भुगत रहे हो, लेकिन आप अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हो कि उन्हें इन सभी से मुक्त कर दिया। यह सुनकर वह डॉक्टर बिना कुछ बोले कुछ पल फ्रंकल का हाथ अपने हाथ में लिए लेकर रुके और चले गए। लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। उनके जीवन को नया उद्देश्य मिला था। मैंने अपनी पत्नी को कई सारी यातनाओं और दुखों से बचा लिया है। इस विचार से अब वह बड़े आनंद के साथ आगे जीवन जीने लगे। मोरिता थेरेपी। अब उन्होंने एक और थेरेपी के बारे में बताया। जिस दशक में लोगोथेरेपी की इजाद हुई, उसी दशक में कुछ साल पहले जापान में शोमा मोरिता ने भी जीवन उद्देश्य के आधार पर एक थेरेपी निर्मित की। इसका उपयोग न्यूरोसिस, ओसीडी और ऑपरेशन या इलाज के बाद आने वाली निराशा से लड़ने के लिए होता है। एक मनोचिकित्सक होने के साथ साथ शोमा मोरिता जैन बुद्धिस्ट भी थे। उनके इलाज करने के तरीके ने जापान पर एक अनोखी आध्यात्मिक छाप छोड़ दी। ज्यादातर पश्चिमी मनोपचारों में इंसान की भावनाओं पर काम किया जाता है। उन्हें अपनी भावनाओं पर काम करने की और उन्हें काबू में रखने की सलाह दी जाती है। लेकिन क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम जिस प्रकार भावनाएं अपने मन में रखते हैं, उसी प्रकार से सोचते हैं और उसी प्रकार से हमारी क्रिया भी व्यक्त होती है। इसके विपरीत मोरिता थेरेपी में भावनाओं को जानकर उनको स्वीकार करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वह ऐसा मानते हैं कि भावनाएं हमारी क्रियाओं को दिशा देती हैं। अभी हमारी जो भावनाएं हैं, उन्हें स्वीकार करने के साथ साथ नई भावनाओं का निर्माण करने की कला भी सिखाई जाती है। मोरिता के हिसाब से यह कला अनुभव से, कोशिशों से हासिल की जा सकती है। मतलब जो कला सिखाई जाती है वो अनुभव और कोशिश है, मतलब उसके लिए हमें कोशिश करनी होती है तो हम उसको सीख पाते हैं। मोरिता थेरेपी में किसी भी परिणाम को नजरअंदाज करने की सलाह नहीं दी जाती है। उल्टा उसमें हमारी इच्छाओं, आकांक्षाओं, डरों, निराशाओं
और चिंताओं आदि सभी भावनाओं को स्वीकार करने की सलाह दी जाती है। मोरिता थेरेपी एंड द ट्रू नेचर ऑफ एंजाइटी बेस्ट डिजास्टर नामक किताब में मोरिता लिखते हैं कि आपको भावनाओं के बारे में समृद्ध होना चाहिए। मोरिता अपनी इस संकल्पना एक कथा के माध्यम से लोगों के सामने रखते हैं। वे कहते हैं, समझो किसी गधे को एक खंबे से बांधकर रखा जाए तो वह अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करता है। यहाँ वो बता रहे हैं कि अगर मान लो किसी एक गधे को, एक कथा के द्वारा बता रहे हैं, अगर किसी खंबे से बांध दिया जाए तो वो बहुत कोशिश करता है अपने आप को छुड़ाने के लिए, और उसी कोशिश में वो खंबे के चारों ओर गोल 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 घूमने चक्कर लगाने लगता है, जिससे उसकी यात्रा और लंबी हो जाती है। मतलब वो और ज्यादा लपटता चला जाता है उससे। वह जितनी कोशिश करता है उतना ही उस खंबे से उसका नाता गहरा होता जाता है। इंसान के साथ भी ऐसा ही होता है। वह जितना अपने ऑब्सेसिव विचारों से दूर भागने की कोशिश करता है उतना ही उन विचारों से और जुड़ता जाता है। जितना कोशिश करता है कि वो अपने विचारों से भागे तो वो विचार उसके और इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। मोरिता इलाज पद्धति का सार। पहला है, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। जब आपको किसी काम के आपसे से विचार आ रहे हैं, यानी आपके विचार हावी हो रहे हैं, तो उन्हें रोकने की कोशिश ना करें या उनसे भागने की कोशिश भी ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये विचार और गहरे होते जाएंगे। इंसानी भावनाओं के बारे में बताते हुए ज़ेन मास्टर कहते हैं, आप अगर समुन्द्र में एक लहर को दूसरी लहर से तोड़ने जाओगे तो समुन्द्र की गहराई में कहीं खो जाओगे। हम कोई भी भावना निर्मित नहीं कर सकते, वह तो अपने आप निर्मित होती है। हमें तो सिर्फ उसका स्वीकार करना होता है, उसका स्वागत करना होता है। भावनाएं मौसम की तरह होती हैं, हम उनका अंदाज नहीं लगा सकते, बस उनको बदलते हुए देख सकते हैं। इस बारे में बताते हुए वह वियतनामी साधु थिच हैट हन की एक पंक्ति याद दिलाते हैं। उस पंक्ति में थिच हैट हन अपने अकेलेपन से बात करते हुए कहते हैं, आज तुम कैसे हो? चलो दोनों साथ में बैठते हैं, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। सेकंड है, जो कर रहे हो उसे स्वीकार करें। जो कर रहे हो वही करें, बिना परिणामों पर लक्ष्य केंद्रित किए आप जो कर रहे हो वह करते रहें, क्योंकि इलाज पद्धति अपना काम करती है। हमें बस अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करते रहना है। अगर परिस्थिति का स्वीकार करने से तकलीफ हो रही है तो उस तकलीफ पर ध्यान केंद्रित करें। इसके लिए किसी भी प्रकार के काल्पनिक या बौद्धिक बहाने न तलाशें। इलाजकर्ता का काम इतना ही होता है कि वह मरीज को परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करे। मोरिता इलाज में कभी भी लोगों को वजह ढूंढने के लिए या स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं कहा जाता है। उल्टा उन्हें उनकी क्रियाओं से और अनुभव से सीखने की छूट दी जाती है। पश्चिमी मनोचिकित्सक में जिस प्रकार से डायरी रखकर टिप्पणियां करने की सलाह दी जाती है, वैसी कोई सलाह यहाँ पर नहीं दी जाती है। उल्टा अपने अनुभव के आधार पर लोग उसे खुद उजागर करें, ऐसी सलाह दी जाती है। तीसरा है, आपके जीवन उद्देश्य की खोज करें। मोरिता थेरेपी में जो है तीसरा है, आपके जीवन उद्देश्य की खोज करें। हम अपने भावनाओं में भले ही नियंत्रण ना पा सके, लेकिन अपने दिनचर्या पर काबू पा सकते हैं। इसलिए हमारे पास जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, मतलब स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए, और मोरिता मंत्र का पालन करने की तैयारी होनी चाहिए। अभी मुझे क्या करना चाहिए, मैं अभी क्या करूं? ऐसे सवालों के जवाब हमें अपने अंदर ही मिलते हैं। बस उन्हें खोजने और अपने अंदर की इकिगाई को ढूंढने की तैयारी करनी चाहिए। तो ये आज का
साथ हैं, हम यहाँ रोकते हैं।